गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मेंस के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनका डिस्कशन होगा। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि मैं यानी अभिषेक दुबे, मेरा जो सेगमेंट होगा पॉलिटी का होगा, जिसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन को डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेंस से रिलेटेड, हालांकि उसके साथ साथ हम लोग कुछ प्रीलिम्स के भी पॉइंट्स को पढ़ेंगे, लेकिन मेंस से रिलेटेड जो जो मेन टॉपिक्स है उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि कल हम लोगों ने बात की थी प्रीएम्बल के बारे में, प्रीएम्बल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, फिर प्रीएम्बल कैसे बना, क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रीएम्बल सेम है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट जब किया गया था तो किस तरह से किया गया था, तथा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या आउटलाइन भी है या फिर इसका मतलब समरी भी है, तो हमारा प्रीएम्बल क्या है, फिर इसमें केसेस कैसे हुए, क्योंकि क्या ये अमेंडेबल है या नहीं है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि क्या इसको अमेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़े थे। 4 पार्ट कौन कौन से थे? 4 पार्ट हम लोगों ने पढ़े थे, वो पार्ट आपके सामने है, जिसमें पहला पार्ट था पहला पार्ट आपके सामने है। पहला पार्ट एक बार फिर से हम लोग प्रीएम्बल में देखते हैं। तो पहला पार्ट हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अथॉरिटी को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? अथॉरिटी को दर्शाते हैं। क्या अथॉरिटी? अथॉरिटी का मतलब ऑटोथोनी, कि ये प्रीएम्बल किसके लिए है, कौन कह रहा है, किसके द्वारा कहा जा रहा है। तो हम लोग कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग क्या कहते हैं? हम भारत के लोग। इसका मतलब ये है कि ये एक ऑटोथोनी है। ऑटोथोनी का मतलब ये जो इस जमी पर जन्मा है उसका प्रीएम्बल है, उसके लिए प्रीएम्बल है। यहाँ की पॉलिटिक्स में, यहाँ के रिसोर्सेस में, यहाँ के हर एक चीज में, इवन सोसाइटी के डेवलपमेंट में सबसे पहला हक इसका ही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो ये था पहला। क्या था पहला? मैंने आपको बताया था कि पहला अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या अथॉरिटी ऑफ द प्रीएम्बल क्या थी, तो ये अथॉरिटी है। दूसरा, हम लोग जब बात करते हैं तो दूसरे में हम लोग ने ये बात की थी कि हम लोग इसमें क्या देखेंगे? नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से नेचर देते हैं, क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। तो हम लोगों ने कहा था सॉवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये हमारा क्या है? ये हमारा है नेचर। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कहा था, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारी ऑब्जेक्टिव है जस्टिस देना, लिबर्टी देना, इक्वलिटी देना, फ्रेटर्निटी देना। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए, 3 पार्ट क्लियर हो गया। पहला पार्ट ये है, फिर से मैं बता देता हूं, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। समझ में आ गया? चौथा पार्ट जब कहते हैं इसका, तो चौथा पार्ट होता है डेट। हम यहां पर लिखते हैं दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हम क्या करते हैं? इसको, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और गिव टू अवर सेल्फ। समझ में आ गया कि नहीं? ये चौथा पॉइंट था, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा था। लेकिन अभी हम लोगों को दूसरा और तीसरा पॉइंट अच्छे से फिर से पढ़ना है, क्योंकि इसमें एक एक जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि मेंस का क्वेश्चन वहीं से बनता है। समझ गए? तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। हम लोग जब अपने टॉपिक पर बात करते हैं तो पहला क्या है? पहला है, अगर आप देखते हैं यहां पर तो क्या लिखा हुआ है? सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सबसे पहले लेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है। क्या होती है डेमोक्रेसी? देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यानी वर्तमान का नया कॉन्सेप्ट है। डेमोक्रेसी का मतलब हिंदी में होता है लोकतंत्र। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले क्या होता था? मॉडर्न कॉन्सेप्ट के पहले, इसके पहले क्या होता था? इसके पहले होता था डिवाइन कॉन्सेप्ट, दैवीय सिस्टम। डिवाइन कॉन्सेप्ट, डिवाइन कॉन्सेप्ट का मतलब होता था कि एक राजा होगा, वही शक्तिशाली होगा, सारी पावर्स उसी के पास होंगी और इन पावर्स को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये डिवाइन कॉन्सेप्ट हुआ करता था।
तो लोगों के पास, जनता के पास क्या पावर्स थी? जनता जो थी उसके पास कुछ खास पावर नहीं थी। जो राजा के द्वारा, किंग के द्वारा दी गई पावर्स होती थी वही होती थी। समझ में आ गया कि नहीं? इवन राजा कॉन्स्टिट्यूशन से, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो हर जगह होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्रोल कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर राजा जो होता था कॉन्स्टिट्यूशन को भी कंट्रोल कर लेता था। तो ये पहले डिवाइन सिस्टम होता था। डिवाइन सिस्टम का मतलब होता था कि राजा हमारा गॉड होता था। लेकिन ये चीजें बदल गई। बदली कहां से? बदली जब से धीमे धीमे लोगों ने इस सिस्टम को, डिवाइन कॉन्सेप्ट को आपस में बातचीत करके, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने इस पर अपने अपने मत दे करके इसको गलत ठहराना शुरू कर दिया और कहा कि भाई साहब हम लोग क्या अडॉप्ट करेंगे? लोकतांत्रिक सिस्टम अडॉप्ट करेंगे। क्या करें? अडॉप्ट करेंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट करेंगे। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? अब जो राजा होगा, अब जो राजा होगा वो राजा लोग होंगे, और क्योंकि लोगों के पास क्या होगी? पावर होगी। और जो हम लोगों के द्वारा किंग इलेक्ट होगा, इलेक्ट किया जाएगा, वो क्या होगा? हम लोगों का सर्वेंट होगा, यानी कि हम लोगों के हित के लिए वो कार्य करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू किया गया। ये जो एक फिलोसफर थे हेरोडोट्स, हेरोडोट्स ने सबसे पहले, किसने? हेरोडोट्स ने सबसे पहले डेमोक्रेशिया वर्ड दिया था। क्या दिया था? डेमोक्रेशिया। डेमोक्रेशिया वर्ड दिया था। डेमोक्रेशिया वर्ड का मतलब होता है लोगों का शासन। किसका शासन? लोगों का शासन। लोग किस तरह से शासन कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए, इसका मतलब दूसरे शब्दों में होता है कि हम लोगों की विजडम, लोगों की विजडम क्या होती है, पीपल की विजडम क्या होती है, उनकी इच्छाएं क्या होती हैं, उनकी पावर क्या होती है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग कुछ खास चीजों के बारे में। वो क्या है? वो खास चीजें ये हैं कि सबसे पहले जो फॉर्मल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया था वो यूएस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूएस के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा सबसे पहले फॉर्मल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया था? ये पीरियड क्या था? 1788। क्या था? 1788। 1788 में सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था। क्लियर हो गया? लेकिन उन्होंने जो डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया था वो डेमोक्रेसी थी प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सी थी? प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। उसी दौरान इनके एक राष्ट्रपति रहे, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनको बोलते हैं अब्राहम लिंकन। क्या बोलते हैं? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को लेकर के एक चीज कही है। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को लेकर के एक चीज कही है गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल और टू द पीपुल। क्या बोला है? गवर्नमेंट किसकी होगी? गवर्नमेंट होगी बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड टू द पीपुल। क्या बोलना? मैंने बोला टू द पीपुल। तीन चीजें बोली। सरकार जनता के द्वारा, जनता को जनता के लिए होगी, यानी सरकार पूर्ण रूप से क्या होगी? समर्पित होगी। किसके लिए? जनता के लिए। यह कैसे पता चलेगा कि जनता के लिए समर्पित है? जनता के लिए समर्पित है यह पता चलेगा कि डेमोक्रेसी में रेगुलर, क्या मैंने बोला? रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। क्या होंगे? इलेक्शंस होंगे। जब चुनाव होगा रेगुलर, लोग चुने जाएंगे और एक संविधान होगा जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? सारा का सारा सिस्टम होगा, जो उसमें लिखा होगा सरकार उसी को फॉलो करेगी, उसी को मानेगी और लोगों को शक्तियां दी जाएंगी। वो शक्तियां कैसी होंगी? लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के रूप में दी जाएंगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जब कभी कभी क्या होता है, डेमोक्रेसी भी डिक्टेटर बनने लगती है, यानी लोग किसी एक ही लीडर को फॉलो करने लगते हैं, या फिर जो हेड ऑफ स्टेट है, लोग तो चुने जाएंगे लेकिन हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य का प्रमुख, मैंने क्या बोला? राज्य का प्रमुख
प्रमुख राज्य का प्रमुख जो होगा वो अगर नहीं चुना जा रहा है तो वो डिक्टेटर बन जाएगा, वो सरकार को अपने हिसाब से चलाएगा। इसलिए क्या किया गया, भारत ने कहा कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनेंगे। कैसे बनेंगे? लोकतांत्रिक गणराज्य बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम रिपब्लिकन सिस्टम को अप्लाई करेंगे, यानी कि हेड ऑफ स्टेट क्या होगा, चुना जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। और इलेक्शन जो होगा ये इसका इनडायरेक्ट भारत में होता है, यानी कि प्रेसिडेंट। क्या मैंने बोला? प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्यों डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया? क्योंकि लोगों के पास शासन, लोगों के पास पावर हो। और रिपब्लिकन सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया गया? कि डेमोक्रेसी कभी डिक्टेटरशिप फॉर्म में ना आ जाए, इसलिए रिपब्लिकन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, लोकतांत्रिक गणराज्य को बनाया गया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हम जब देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि हम लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी में एक चीज क्लियर है, वो क्या है, हम लोगों के पास कैसी भी क्रेसी हो, डेमोक्रेसी हो, ऑटोक्रेसी हो, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें सारा का सारा सब कुछ चीजें लिखी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि भैया ऐसे ऐसे सरकार चलेगी। तो देखो पहले जो राजा होता था, कॉन्स्टिट्यूशन उसके अधीन होता था, राजा के अधीन कॉन्स्टिट्यूशन होता था। अब जो राजा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है। अब चीजें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है। अभी मैं फंडामेंटल राइट्स में बताऊंगा आपको रेक्स लेक्स और लेक्स रिक्स में क्या अंतर होता है। तो पहले होता था रेक्स लेक्स, यानी कि राजा ही संविधान का या कानूनों का निर्माण करता था। अब क्या हो गया है? लेक्स रिक्स का हो गया है। तो अब क्या हो गया है, अब जो संविधान है वो राजा को बताएगा कि भैया कैसे चलना है। तो जहां पर जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां के लोगों के पास क्या होती हैं? पावर होती हैं। और गवर्नमेंट क्या हो जाती है? गवर्नमेंट की पावर्स को क्या कर दिया जाता है? लिमिटेड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लिमिटेड, सीमित कर दिया जाता है। क्यों भैया? पहले राजा तो राजा था ना, जो मन में आए वो कर सकता था। अब संविधान है, राजा लोगों के द्वारा चुना जा रहा है, लोगों के पास शक्तियां हैं और संविधान में ये बताया गया कि आप ऐसे 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 कर सकते हो। तो पहले जो अनलिमिटेड पावर्स थी उनको क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। तो 2 बार ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन बन चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से क्या मतलब है, पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से क्या मतलब है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद। क्या? संविधानवाद का मतलब होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। क्या बोला मैंने? जो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है वो डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के 2 बार क्वेश्चन पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा एक तात्पर्य है, वो क्या है? सरकार की शक्तियों को सीमित करना। क्या करना? लिमिटेड करना। तो ये पॉइंट ध्यान में अपने दिमाग में रखना, अपने दिमाग में बिल्कुल समाहित कर लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो डेमोक्रेसी में कभी कभार अगर डिक्टेटरशिप आ भी जाए तो रिपब्लिकन सिस्टम हमको क्या कर लेगा? बचा लेगा। रिपब्लिकन सिस्टम बचा लेगा। तो जब देखो मेंस लिखते हैं तो मेंस में कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किसी भी एक पॉइंट को आप क्या करो? कोट कर दो। उससे क्या होता है कि ये समझ में आता है कि आप अपने अनुसार ना होकर के आप एक्सपर्ट्स के अनुसार लिख रहे हैं, कि किसी एक्सपर्ट्स के बारे में आपने पढ़ा है, भाई आप ही काबिल नहीं है। समझ में आ गया? वैसे भी यूपीएससी में काबिलियत नहीं जांची जाती है, वहां पर कहा जाता है कि आप एक सब्जेक्ट में ना काबिल होकर के आप जर्नलिस्ट हो, स्पेशलिस्ट होंगे तो वहां रखा ही नहीं जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जैसे कि हम लोग कहेंगे रिपब्लिकन सिस्टम को, तो हम लोग क्या करेंगे? बी आर अम्बेडकर को, किसको? बी आर अम्बेडकर को कोट करेंगे। और बी आर अम्बेडकर को कोट क्या करेंगे? बी आर अम्बेडकर ने रिपब्लिक सिस्टम को क्या कहा? रिपब्लिक सिस्टम को इन्होंने कहा है स्पिरिट। क्या कहा है? स्पिरिट ऑफ द सिस्टम या
कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने क्या बोला, ये क्या है, बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि ये स्पिरिट है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर ये स्पिरिट है लोगों की। किसकी है, लोगों की। आप समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये किसकी स्पिरिट है, लोगों की स्पिरिट है। अब क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है, डन। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, आपके सामने लिखा है सोवरेनिटी। क्या मैंने लिखा है, सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी के बारे में बात करते हैं, चलिए। तो सोवरेनिटी के बारे में बात करते हैं। सोवरेनिटी, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, सोवरेनिटी। तो मैंने अभी आपको बताया था हम लोग क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। फिर दूसरा क्या है, हम लोग संप्रभुत्व है। संप्रभुत्व का मतलब समझना है। तो कल मैंने आपको गांधी जी के थॉट्स को बताया था कि गांधी जी ने कहा था कि हमको फ्रीडम लेना है। फ्रीडम से पहले क्या करना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है। और फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, लेकिन आजादी का लिमिटेड सेंस। लिमिटेड सेंस का मतलब होता है आप आजाद तो हो, आपके पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने निर्णय को स्वयं से नहीं ले सकते हो। बस ये चीज ध्यान रखना। तो मैं जब कहूंगा कि आपके पास आजादी है, आपके पास आजादी है, तो आप इस आजादी में डिसीजंस जो हैं वो आप स्वयं से नहीं ले सकते हो, अपने आप से नहीं ले सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर आप डिसीजंस अपने आप से नहीं ले सकते हो तो फिर आप सॉवरेन नहीं हो। जैसे कि मैं कहता हूं कि सपोज करो एक लड़का है, उसका नाम है प्रिंसू, ठीक। प्रिंसू आजाद है, अपने घर पे आजाद है, लेकिन प्रिंसू कल को कहे कि एक काम करते हैं पापा। वो काम क्या करते हैं कि पापा अब मैं जा रहा हूं शादी करने। अगर वो अपने निर्णय पर कायम रहा और उसने शादी कर लिया, अगर किसी ने उसको रोका नहीं, तो इट मींस वो सॉवरेन है। अगर कहा गया कि बेटा अभी ना कमाते हो ना धमाते हो, शादी करने की तुमको बड़ी उत्सुकता है, अभी शांति से बैठो, जो जिंदगी चल रही है उसको जियो, इसका मतलब क्लियर हो गया कि भाई वो सॉवरेन नहीं है। आजाद तो है, सॉवरेन नहीं है। तो सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, तो हम लोगों को आजादी तो क्या हुई थी कि आजादी तो हम लोगों को मिल गई थी भैया 1947 में, लेकिन हम लोग सॉवरेन नहीं हो पाए थे, हम लोगों को संप्रभुत्वता नहीं मिली थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सॉवरेनिटी का मतलब होता है जब अपने राज्य के, किसी की राज्य की बात कर रहे हो, स्टेट की बात कर रहे हो, या फिर इंडिविजुअल की भी बात कर रहे हो, लेकिन यहां पर इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की, यहां पर इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया जब अपने डिसीजंस को सॉवरेनिटी दो प्रकार से, एक होता है इंटरनल, एक क्या मैंने बोला इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। क्या मैंने बोला, एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस को लेने में अगर आप समर्थ हैं तो वही सॉवरेन है। हम भारत के लोग इंटरनेशनल एग्रीमेंट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, स्वयं से करते हैं कि नहीं करते हैं। कहा गया कि भैया हम यूएन के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसके साथ, यूएन के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो यूएन के साथ एग्रीमेंट करते समय क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे खुद के क्या होंगे, हमारे खुद के डिसीजन होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इंटरनल में, सॉरी ये इंटरनल में, ये इंटरनल में। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। हम रशिया के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, कोई हमको रोकेगा नहीं। हम कल को पाकिस्तान से अपने संबंध तोड़ देंगे, कोई हमको रोकेगा नहीं। यानी कि हम आंतरिक मामलों में स्वयं से निर्णय लेने के लिए समक्ष हैं, और जहां पर यह समक्षता होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोवरेनिटी, बाह्य संप्रभुत्व। अब आंतरिक संप्रभुत्व का मतलब होता है कोई भी राज्य अपने अंदर, उस राज्य के अंदर जहां पर वो उसका शासन हो, वहां पर वो निर्णय लेने में सक्षम हो, वहां पर वो क्या हो, निर्णय को लेने में सक्षम हो। इसके साथ साथ यहां पर वो कानून बना सकता हो, कानून बनाने के साथ साथ उसे लागू भी कर सकता हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंटरनल सोवरेनिटी। तो आपको ध्यान होगा, आपको अगर जरा सा भी थोड़ा सा
मॉडर्न हिस्ट्री को आप एक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एक चीज पता होगी कि भारत में उस दौरान जब ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिशर शासन में रियासतें हुआ करती थी। क्या होती थी? रियासतें होती थी। तो रियासतों में कहा जाता था कि आप आंतरिक मामलों में, क्या बोलते थे? आंतरिक मामलों में आप निर्णय ले सकते हो, लेकिन जब कहा जाएगा बाह्य मामलों में तो आप निर्णय नहीं ले सकते हो, ब्रिटिशर्स लेंगे। बस यही है सॉवरेनिटी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यही सॉवरेनिटी है। क्लियर? तो भारत एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेनिटी को इंडिकेट कैसे करते हैं कि हम बाह्य मामलों में भी निर्णय ले सकते हैं, आंतरिक मामलों में भी निर्णय ले सकते हैं, दोनों में निर्णय ले सकते हैं, और हमको कोई इसके लिए रोक नहीं सकता है, बाध्य नहीं कर सकता है। तो देखो ये क्या है? ये किसी क्षेत्र और उसके लोगों का क्या है? सर्वोच्च प्राधिकार है। अधिकार बोला क्या मैंने? प्राधिकार है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये क्या है? जो कानून बनाने, उन कानूनों को लागू करने, अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की शक्ति देता है, जिसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक बाह्य है और एक आंतरिक है। पहले मैंने बताया एक बाह्य है, आंतरिक। बाहर अपनी टेरिटरी से बाहर के डिसीजन आप ले सकते हो। बाह्य संप्रभुता का तात्पर्य है कि किसी राज्य की अन्य राज्यों के हस्तक्षेप से वो क्या है? स्वतंत्र है। अमेरिका आकर के हमसे ये नहीं कह सकता है कि आप ऐसा कार्य करोगे, कंपलसरी है, नहीं कह सकता है। यह किसी राज्य का अपना विदेश नीति संचालित करने और अपने आंतरिक मामलों के बारे में स्वयं से निर्णय लेने की क्या देता है? क्षमता देता है, शक्ति देता है, पावर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आंतरिक संप्रभुता का तात्पर्य है कि किसी राज्य की अपने क्षेत्र के भीतर कानून बनाने, उन कानूनों को लागू करने की शक्ति है, या किसी राज्य को अपने लोगों को शासन करने और अपने क्षेत्र को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यही तो मैंने अभी बताया। हमने क्या बताया? अपने क्षेत्र में आप कानून बना सकते हो, लागू कर सकते हो, शासन कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। ये क्या हो गया? इंटरनल सोवरेनिटी हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? जहां पर ये दोनों नहीं है वहां पर क्या होता है? दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो आजादी तो हम लोगों को मिल गई थी कब? हम लोगों को मिल गई थी आजादी कब? हम लोगों को आजादी मिल गई थी 1947 में, लेकिन उस दौरान हम लोग संप्रभुत्व नहीं हुए थे। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप फ्रेम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी गाइडेंस में हम लोगों की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो आजादी और संप्रभुत्व में अंतर है। जब तक संप्रभुत्व नहीं है तब तक आप आजाद नहीं है, पूर्ण रूप से आजाद नहीं है। आजाद तो है लेकिन पूर्ण रूप से। तो जब तक आप अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड हैं तब तक आप डिपेंड हैं, तो फ्रीडम है। ये आप नहीं कह सकते हो कि हमको फ्रीडम नहीं मिले। लेकिन सोवरेनिटी तभी मिलेगी जब आप खुद से कमाने लगोगे। बिना कमाए पापा से कहोगे पापा फॉर्च्यूनर लीजिए, पापा कहेंगे बेटा शकल देखिए कभी अपनी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो सोवरेनिटी, संप्रभुत्व आपके समझ में आई कि नहीं आई? चलो, यही चीज मैंने इंग्लिश में लिखी है, और यही चीज क्या होती है मेंस में इसी तरह का लिखा जाता है। सॉवरेनिटी क्या क्या है, सॉवरेनिटी का मतलब क्या क्या है। मेन जो मैंने बोल्ड्स किए हैं, बोल्ड में किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या बोल्ड में कर रखा है। पहला, सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम अथॉरिटी ओवर द टेरिटरी एंड इट्स पीपुल। तो ये क्या होता है, इनको मेन मेन चीजों को क्या किया जाता है, बोल्ड कर दिया जाता है। सुप्रीम अथॉरिटी को बोल्ड कर दो या फिर ब्लॉक में डाल दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एग्जामिनर क्या होता है, उसको यही चीज हाईलाइट हो जाती है, पहले समझ में आ जाती है। तो हाईलाइट चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं, और नीट एंड क्लीन लिखा हुआ होगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का मतलब होता है कि 10 में से 6 नंबर मिल जाएंगे, या 7 नंबर बहुत बेहतरीन लिखा होगा। इससे ज्यादा आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इससे ज्यादा मार्क्स कभी देते ही नहीं। वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो तभी टॉपर को देखो तो 55-56% में वो पास हो जाता है। टॉपर की बात कर रहा हूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये चीज होती है। तो एक्सटर्नल सोवरेनिटी, इंटरनल सोवरेनिटी, और लास्ट में कंक्लूजन मैंने दे रखा है। तो ये 150 वर्ड्स के लिए इतना सफिशिएंट होता है, लेकिन इनको आप पॉइंट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। एक्सटर्नल सोवरेनिटी लिखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। इंटरनल सोवरेनिटी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से सोवरेनिटी को आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको खुद से समझना है। वैसे मैं बता देता हूं, लेकिन लिखना खुद से है, क्योंकि मैंने इस चीज को अभी एक्सप्लेन भी कर दिया गया। क्या राष्ट्रमंडल में, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में शामिल होने से भारत की संप्रभुत्व क्या प्रभावित होगी? पहला।
क्या संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से भारत की संप्रभुता प्रभावित होगी? क्या ब्रिक्स में शामिल होने से भारत की संप्रभुता क्या प्रभावित होगी? इन तीनों में एक चीज है, नो। क्यों भाई? मैंने अभी आपको बता रखा है कि भारत डिसीजन लेता है, एग्रीमेंट्स करता है, समझौते कर सकता है, और वे समझौते भारत पर निर्भर है ना। तो भारत ने ही तो चाहा था कि भैया हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जाएं, जबरदस्ती थोड़ी ना है। भारत ने चाहता हम यूएन के मेंबर बन जाएं, भारत में ने चाहा था कि हम ब्रिक्स में शामिल हों। भारत जब चाह रहा है तभी ये हो सकता है, जबरदस्ती नहीं। तो इन पर जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या राष्ट्रमंडल खेलों में या राष्ट्रमंडल में शामिल होने पर भारत की संप्रभुता प्रभावित हो सकती है? इस पर अपने विचार दीजिए। तो बिल्कुल नहीं प्रभावित हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि संप्रभुता का मतलब क्या है, पहले वो, दूसरा फिर ये बाह्य संप्रभुता है, क्योंकि आपके देश से या टेरिटरी के बाहर का है, तो बाह्य संप्रभुता का निर्णय कैसे लिया जाता है, इस चीज को आप बता सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? वैसे ही आप संयुक्त राष्ट्र में बताएंगे, ब्रिक्स में भी आ जा सकता है क्वेश्चन, तो ब्रिक्स में भी आप इस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं गांधीवाद और समाजवाद। तो सोशलिज्म, वहां पर वर्ड आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एक वर्ड लिखा हुआ था सोशलिज्म। क्या लिखा हुआ था? सोशलिज्म यानी समाजवाद, यानी कि क्या बोला गया? समाजवाद। देखो भैया, समाजवाद क्या होता है सबसे पहले तो ये जानो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समाजवाद होता क्या है सबसे पहले ये जानो, तब जाकर के आप बाकी बात करोगे। तो भैया समाजवाद का तात्पर्य क्या होता है, यहां पर हम लोग समझते हैं। समाजवाद का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। वो क्या है? देखो, एक होता है समाजवाद, एक होता है समाजवाद, एक होता है उदारवाद। मैंने क्या बोला? उदारवाद। तो देखो, समाजवाद और उदारवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है एक ऐसा समाज, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा समाज, एक ऐसी कम्युनिटी जहां सभी लोगों के लिए इक्वल सिस्टम हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल वेजेस हो, इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इक्वलिटी को दर्शाता हो, सभी लोग समान हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? दूसरी तरफ उदारवाद क्या होता है? उदारवाद का मतलब होता है हम एक ऐसे सिस्टम में हो जहां पर हमको हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, दूसरा हमारी जो सुप्रीम कोर्ट हो वो आजाद हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, जुडिशरी, पूरी की पूरी जुडिशरी क्या हो? आजाद हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कॉम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम हो, कंपटीशन भी हो, कॉम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम हो, यानी कि हम कोई भी लोग पार्टी भी रख सकते हैं, और हमारे पास क्या हो? राइट्स हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो लिबरल लोग होते हैं, मैंने क्या बोला? लिबरल लोग होते हैं, वो उदारवाद की बात करते हैं, और जो सोशलिस्ट लोग होते हैं वो समाजवाद की बात करते हैं। तो समाजवादिता का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चला आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्योरेटिकली अगर देखते हैं हम, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उदारवाद है। हमारे यहाँ न्यायपालिका को आजाद किया गया है, हाँ। हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम है, हाँ। हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, हाँ। हमारे यहाँ राइट्स दिए गए, हाँ। हमारे यहाँ लीगल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, है कि नहीं है? तो हम क्या हैं? हमारे पास लिबरल है, लेकिन सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? हाँ। चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो इनकम से संबंधित हो, या फिर जॉब से संबंधित है कि नहीं है? सभी को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? यस। तो जहां जहां इक्वलिटी है वो है। तो इन थ्योरेटिकली हम लोग लिबरल हैं, प्रैक्टिकली हम लोग सोशल हैं, क्योंकि गांधी जी सोशल थे, नेहरू जी सोशल को फॉलो करते थे, सोशलिज्म को फॉलो करते थे। तो प्रैक्टिकली हम लोग सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब देखो, जो सोशलिज्म वर्ड है, अब यहां पर बात करते हैं हम। सोशलिज्म जो वर्ड है, जरा आप ध्यान से सुनो। कल मैंने आपको बताया था सोशलिज्म वर्ड, तो इसको तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था 1976 में। यही तो मैंने बताया था, सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया था। लेकिन क्या इसके पहले सोशलिज्म था? तो मैंने आपको बताया था सेकुलर सोशलिज्म, 2 वर्ड ऊपर लिखे हुए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो ये दोनों वर्ड इंटीग्रिटी के साथ, ये दोनों वर्ड्स आपने देखे कि ये दोनों वर्ड्स पहले से ही हमारे प्रियम्बल में या कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्टली मेंशन थे। कैसे मेंशन थे? देखो भैया, हम लोगों ने देखा था कि हमारे पहला नेचर और दूसरा हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, प्रियम्बल में बताया गया। तो ऑब्जेक्टिव में लिखा है इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इक्वलिटी है कि नहीं है? इक्वलिटी है कि नहीं है? स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी दर्शाई गई है कि नहीं है? ये हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। आपको मैं फिर से दिखा देता हूं। प्रियम्बल में देखिए, हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, बहुत ही साफ लिखा हुआ है कि भैया हम लोग क्या करेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या करेंगे, समता प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिष्ठा और अवसर की क्या करेंगे, समता प्राप्त करेंगे। तो मैंने आपको कल के दिन बताया भी था कि ये जो वर्ड्स जोड़े गए थे ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा था, बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं था कि ये हमारे संविधान में पहले से है। नहीं, हमारे संविधान में पहले से है, लेकिन इनको क्या किया गया था, इनको पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में केवल जोड़ दिया गया था 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो सोशलिज्म है वो एक्चुअल में उस टाइम क्यों नहीं जोड़ा गया, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। तो सोशलिज्म जो उस टाइम नहीं जोड़ा गया था वो क्यों नहीं जोड़ा गया था, वो अंबेडकर जी के जो द्वारा, वो क्यों, आखिरकार क्यों था? तो पहले हम लोग गांधीवाद और समाजवाद के बारे में पढ़ लेते हैं। गांधीवाद और समाजवाद है, होता क्या है? तो गांधीवाद यानी गांधीयन सोशलिज्म का मतलब होता है कि जहां सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, स्टेटस मिले, सभी को एक स्थान पर रहने को मिले, या फिर सभी लोग एक कहीं पर भी रह सकते हैं, बस सकते हैं, सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यानी क्लासलेस सिस्टम बनाया जाए। क्या बनाया जाए? क्लासलेस सिस्टम। मैंने क्या बोला? क्लासलेस सिस्टम। क्लासेस को डिवाइड ना किया जाए। गांधी जी कहते हैं क्लासलेस सिस्टम होना चाहिए। वहीं पर मार्क्स जो है, मार्क्स का सिस्टम अलग। मार्क्स जो थे, मार्क्स जो है कार्ल मार्क्स के बारे में बात करते हैं। कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म वो अलग है। उन्होंने कहा था कि हमारे रशियन रिवॉल्यूशन से संबंधित है। उन्होंने कहा था, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमारा जो सोशलिज्म समाजवाद होगा वो ऐसा होगा कि हम उदारवादी लोगों को, यानी पूंजीवादी लोगों को, अर्थव्यवस्था में उन्हीं को पूंजीवाद कहते हैं, पूंजीवादी लोगों को हम अपने देश में रहने नहीं देंगे। बिल्कुल रहने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल हटाओ, इनको मार डालो। तो वो जो समाजवाद था वो मार्क्सवाद था, उसको बोलते हैं ब्लडी रिवॉल्यूशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये समाजवाद कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। हम लोगों ने किस समाजवाद को अडॉप्ट किया? गांधीयन समाजवाद को अडॉप्ट किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गांधीयन समाजवाद को जब अडॉप्ट किया, तो आप डीपीएसपी पढ़ते हो तो उसमें देखते हैं कि हम लोग कहते हैं डीपीएसपी 3 प्रकार की है। एक है गांधी जी के द्वारा, एक समाजवादी है, और एक मैंने बताया हम लोग वेस्टर्न डीपीएसपी को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो वहां जो समाजवाद है इसी से रिलेटेड है। तो समाजवाद को पहले भी दर्शाया गया था और बाद में वर्ड को जोड़ा गया। तो समाजवादिता का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया? जहां पर सभी लोग क्या हों, इक्वल हों, सभी को इक्वल वेजेस मिले, सभी को इक्वली समान मिले, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ना हो। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में आपने पढ़ा है कि हम लोग क्या करेंगे, अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हम लोग क्या है, हम लोग सोशल सामाजिक रूप में और शैक्षणिक रूप में, क्या मैंने बोला, शैक्षणिक रूप में सभी लोग इक्वल हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में, जैसे कि हम लोगों ने कहा देखा है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों को बराबरी तो दी गई है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, प्रिवेंशन दिया गया है, या फिर हम बोल सकते हैं दूसरे रूप में डिफेंसिव सिस्टम दिया गया है, डिफेंसिव सेपरेशन दिया गया है, डिफेंसिव सेपरेशन दिया गया है। तो आर्टिकल 15 में हम लोगों ने देखा एंड 16 में हम लोगों ने देखा इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। क्या है? इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। इस इक्वलिटी में भी अगर सभी को इक्वलिटी नहीं मिलती है तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 में उनको क्या दिया गया है, अलग से उनको प्रिवेंसिव सेपरेशन दिया, डिफेंसिव सेपरेशन किया गया है कि उनको अलग से हम प्रमोट करें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलो आगे बात करते हैं। आगे जब बात करते हैं तो समाजवादिता को यहां पर हम लोगों ने दर्शाया रखा है। समाजवादिता को किस तरह से दर्शा रखता है? गांधी जी का समाजवाद क्या है? अहिंसात्मक, स्वयं पर निर्भर
विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बराबर बंटवारा है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समरसता को क्या करता है, इंडिकेट करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये शांतिपूर्ण साधनों जैसे कि शिक्षा और प्रेरणा के माध्यम से अडॉप्ट किया जाता है, गेट किया जाता है, अचीव किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखोगे आप, क्या है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का समाजवाद क्या है, संघर्ष और क्रांति के सिद्धांतों पर है, जो क्या करता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उखाड़ फेंकने की बात करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गांधी जी का जो समाजवाद है उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, लेकिन हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के या फिर किसी भी देश ने कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म को अडॉप्ट नहीं किया। हालांकि इसमें भी एक अच्छा खासा डिबेट है, जो कभी मैं एक बार आपको सोशलिज्म पर ही एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा कि सोशलिज्म में एक सोशलिज्म ये होता है, एक वेस्टर्न यानी फेबियन सोशलिज्म होता है, एक नेहरूवियन सोशलिज्म है। तो हम लोगों ने जो हमारे संविधान में है वो वेलफेयर सोशलिज्म है। क्या है? वेलफेयर सोशलिज्म है। हम लोगों ने कौन सा किया है? वेलफेयर सोशलिज्म को अडॉप्ट किया है। इसका मतलब है सभी लोग बराबर हैं, जहां पर कैपिटलिस्ट भी रहेंगे और सोशलिस्ट भी रहेंगे, और कैपिटलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिसिंग सिस्टम होगी, यानी पुलिस होगी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो हम लोगों ने इस समाजवाद को अडॉप्ट किया है, वेलफेयर समाजवाद, वेलफेयर सोशलिज्म को अडॉप्ट किया है। तो इस पर लोक कल्याणकारी समाजवाद इसे बोलते हैं। तो इस पर भी कभी डिबेट करेंगे। हालांकि आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से अगर क्वेश्चन आता है तो इतना आपके लिए पर्याप्त हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे जब हम लोग बात करते हैं तो यही चीज आपको इंग्लिश में दे रखी है। मेंस में मेन पॉइंट्स को ऐसे अंडरलाइन करना है और क्या करना है, आगे बढ़ाना है। अब बात करते हैं सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट। सेकुलरिज्म मतलब एक तरफ बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, एक तरफ बोलते हैं धर्म निरपेक्ष। अगेन इसको जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, लेकिन आप देखते हो हम लोगों ने पहले से ही आजादी दे रखी है। किसकी? विचारों की, एक्सप्रेशन की, फेथ की, बिलीफ की एंड वर्शिप की, हम लोगों ने पहले से ही दे रखी है। तो यहां पर अगर आप देखोगे क्या है, बिलीव, फेथ, वर्शिप। तो वर्शिप यानी कि हमारे पास आर्टिकल 25 to 28 क्या है, रिलीजियस फ्रीडम है कि नहीं है, हमारे पास है कि नहीं है? तो राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 15 टू लेकर के 25 to 28 है कि नहीं है? तो ये चीज हमारी क्या दर्शाती है, ये हमारी दर्शाती है सेकुलरिज्म हमारे पास पहले से है। लेकिन सेकुलरिज्म एक्चुअल में है क्या, वो हम लोग बात करते हैं। तो सेकुलरिज्म वर्ड जो था वो नेहरू जी ने कहा था कि इस सेकुलरिज्म वर्ड को अभी के लिए छोड़ दो, अडॉप्ट ना करो। क्यों? क्योंकि ये वर्ड का, पूरे विश्व का यानी पूरे संसार का अगर देखा जाए तो सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग शब्द यही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों है, इस पर बात करते हैं। देखो होता क्या है, ये आज की बात नहीं है, ये बड़ी लंबी बात है, पुरानी बात है, माइकियावेली की पीरियड की। इटली जानते हो? इटली अगर किसी ने सुना होगा, इटली किसी ने सुना नहीं होगा, सबको पता होगा। समझ में आ गया? हमारे और इटली के इस टाइम तो संबंध भी बड़े अच्छे चल रहे हैं। समझ में आ गया? तो इटली के बारे में बात करते हैं। तो इटली के बारे में अगर आपने सुना होगा इटली के बारे में, तो इटली में क्या होता था, मिडीवल पीरियड पे, मध्यकाल पे, या फिर हम बोल सकते हैं मॉडर्न पीरियड जब शुरू नहीं हुआ था उसके पहले हुआ क्या था कि वहां जो गवर्नमेंट का जो काम था, किसका काम था, गवर्नमेंट का काम था, वहां की कुछ रिलीजियस चर्च जो होती थी, क्या होती थी, रिलीजियस चर्च जो होती थी वो संभालने लगी थी। और रिलीजियस चर्च जब वो सरकारी कार्यों को संभालने लगी तो क्या होने लगा, आपस में सरकार और चर्च के बीच में यानी पादरियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। तो माइकियावेली ने कॉन्सेप्ट दिया। माइकियावेली ने कहा कि भैया ये रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में है। किसके बारे में? रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में। तो माइकियावेली ने कहा कि एक काम करते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल सा काम है कि धर्म और स्टेट, मैंने क्या बोला, रिलीजन एंड स्टेट, इन दोनों को क्या कर दो, अलग अलग कर दो। यानी कि धर्म संबंधित जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, चर्च के द्वारा लिए जाएंगे। और स्टेट के जो भी निर्णय होंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे। और ये कंप्लीट सेपरेशन होगा, दोनों आपस में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते हैं। ये जो सेकुलरिज्म है, ये सेकुलरिज्म है वेस्टर्न। कौन सा है? वेस्टर्न सेकुलरिज्म। समझ में आया कि नहीं आया? भारत का सेकुलरिज्म ये नहीं है।
भारत का सेकुलरिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो क्या डिफरेंट है उस पर हम लोग बात करते हैं। भारत के सेकुलरिज्म में कुछ चीजें बदली गई हैं, और वो क्या चीजें बदली गई हैं, तो भारत का सेकुलरिज्म जो है उस पर हम लोगों ने कुछ खास चीजों में बदलाव किया है। तो वो बदलाव क्या है उस पर अब हम लोग बात करेंगे। तो देखो, भारत के सेकुलरिज्म में बहुत साफ लिखा गया है, कहा गया है कि भारत का सेकुलरिज्म किस पर निर्भर करता है, कहता है सर्व, क्या बोलता है, सर्वधर्म संभव, क्या बोलता है, सर्व धर्म संभव। हमारे भारत में सभी धर्म एक साथ हैं, यानी कि ये हो गया पॉजिटिव सेकुलर। क्या हो गया, पॉजिटिव सेकुलरिज्म। वेस्टर्न सेकुलरिज्म कैसा था, वो था निगेटिव सेकुलरिज्म। क्या था, निगेटिव सेकुलरिज्म था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। भारत में पॉजिटिव है, क्यों है, क्योंकि कहा गया यहां सभी धर्मों का संभव है, यानी सभी धर्म एक साथ रह सकते हैं, और सरकार यानी स्टेट इन पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, स्टेट इन पर इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन स्टेट के लिए ये सभी क्या है, इक्वल है, स्टेट के लिए इक्वल है, यानी स्टेट इन सभी पर इक्वल ट्रीटमेंट करेगी, ना कि कंप्लीट सेपरेशन होगा। क्या होगी, इक्वल ट्रीटमेंट करेगी, इस चीज को ध्यान रखना, इक्वली ट्रीटमेंट करेगी। इसी कारण भारत के सेकुलरिज्म में अगर जरूरत पड़ती है, क्या होती है, नीड के अनुसार राज्य यानी गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकती है। राज्य यानी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। समझ में आ गया, कैसे कर सकती है। आपने पढ़ा होगा यूसीसी के बारे में, कहा गया है डीपीएसपी में, कहा गया है कि समय आने पर यूसीसी को लागू किया जाए, यानी सभी धर्मों के लिए कानून बराबर हों। तो देखो क्या होते हैं, एक होते हैं क्रिमिनल लॉ, एक होते हैं सिविल लॉ। तो सिविल लॉ जो होते हैं वो सभी के लिए इक्वल होते हैं, क्रिमिनल लॉ सभी के लिए इक्वल होते हैं। सिविल लॉज जब रिलीजन की बात करते हैं तो पर्सनल मैटर पर अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में विवाह कितनी बार हो सकता है, ये हिंदू पर्सनल लॉ में है। मुस्लिम में कितनी बार हो सकता है, वो उनका है। हिंदू धर्म में तलाक कैसे हो सकता है, ये है। मुस्लिम धर्म में क्या है, वो है। प्रोपोगेशन क्या है, मेथड क्या है, ये। तो सिविल जो लॉज होते हैं वो कभी कभार रिलीजन के बेसिस पर अलग अलग हो जाते हैं। तो जो सेकुलर जो सिस्टम है, यूसीसी में यही बताया गया कि अगर आप चाहोगे तो सिविल लॉज को, किनकी, सिविल पर्सनल लॉज को, किसके, पर्सनल लॉज को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। सभी धर्मों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यूसीसी जब मैं आपको बताऊंगा, एक अच्छा सा टॉपिक यूसीसी के बारे में बताऊंगा, तो वहां पर यही है कि वहां सभी धर्मों को क्या किया गया है, इक्वल ट्रीटमेंट कर दिया गया है, सभी बराबर है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, सभी समान है, सभी बराबर है। तो ये चीज वहां पर कॉन्सेप्ट लागू होती है। भारत में ऐसा कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म है उस पे कॉन्सेप्ट अलग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो भारत का सेकुलरिज्म का मतलब है पॉजिटिव, सर्वधर्म संभव है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, लागू करेंगे या फिर शुरू करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जबकि यूरोपियन सेकुलरिज्म कहा गया कंप्लीट सेपरेशन, ऐसे कंप्लीट सेपरेशन कि धर्म का काम अलग होगा और चर्च का काम अलग होगा, धर्म का काम अलग होगा और चर्च का काम क्या होगा, अलग होगा। इसे बोलेंगे हम यूरोपियन सेकुलरिज्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और खास चीजों के बारे में। वो क्या चीजों के बारे में है, देखिए लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड इंडियन ब्रांड ऑफ सेकुलरिज्म, यानी पश्चिमी पंथ निरपेक्ष और भारतीय पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्षता के बीच में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 1 मेंस का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सबसे पहले सेकुलरिज्म पता होना चाहिए, तब दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे। कैन द स्टेट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर ऑफ द इंडिया, यस 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 डियर, अभी मैंने आपको बताया कैसे, वो आपको लिखना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डस इंडिया हैव स्टेट रिलीजन, क्या इंडिया के पास या राज्य के पास रिलीजन होता है। तो वहां कहा गया है स्टेट हैव नो रिलीजन।
स्टेट हैव नो रिलीजन बट स्टेट इक्वली ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन। स्टेट सभी का इक्वल ट्रीटमेंट करेगा, लेकिन स्टेट के पास रिलीजन नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये आपके मेंस के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं ऐसे, इस तरह के। हालांकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, थोड़े से यूपीएससी के लिए और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अभी आपको कुछ समय बाद में दिखाऊंगा। समझ में आ गया? तो ये आपके क्या हुए, मेन जो कीवर्ड्स थे, रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, सोशलिस्ट सिस्टम क्या था, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सेक्युलरिज्म क्या था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये यहां पर दर्शाए गए हैं। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, आपको दिमाग में रखना है, याद करना है। अगेन डायरेक्ट मैं पूछ लूंगा या फिर डायरेक्ट आयोग पूछ सकता है कि भैया सिंपल सा, भारत के प्रियम्बल में उनका नेचर कैसा दर्शाया गया है भारत का? तो भारत के संविधान का नेचर कैसा है? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस। भारत के प्रियम्बल में कौन कौन सी जस्टिस दी गई है? 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद तीसरा देखा जाए लिबर्टी। तो लिबर्टी कौन कौन से हैं? लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, एक्सप्रेशन है, बिलीव है, फेथ है एंड वर्शिप है। 5 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्रेटर्न इक्वलिटी कितनी गई? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी 2 दी गई हैं। तो जस्टिस 3 है, लिबर्टी 5 है, इक्वलिटी 2 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कीवर्ड्स इस तरह से पढ़े जाते हैं। तो लगभग जो आपका प्रीएम्बल मेंस के प्रोस्पेक्टिव से था वो आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तब तक अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को जो मैंने अभी दिखाया आपके स्लाइड्स में, अगर आप लिखना चाहते हैं मेंस के क्वेश्चंस को, तो आप लिख करके हमारे जो एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपको एक बार जो आपने गलती की है या जिस तरह का लिखा गया है, एक बार यहां से आपको सजेस्ट भी किया जाएगा। ठीक है? तो अभी जितना पढ़ाया उसका रिवीजन करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।